तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का क्वेश्चन। इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज देखिएगा आगे का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? ऑप्शन ए है 100 से 400 nm, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 400 से 700। आगे देखिएगा, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? ऑप्शन ए दिया है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी है पायरोमीटर, ऑप्शन डी है लेक्टोमीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर से जल या द्रव के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई क्या है? ऑप्शन ए है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन बी है न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है न्यूटन प्रति मीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किसी तल के क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब क्या है? तो अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं? तो जिसमें सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन है, किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं। दाब क्या है? तो दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसे क्या कहते हैं? तो पास्कल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दाब का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है किलोग्राम प्रति मिलीमीटर, ऑप्शन डी है किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। तो दाब का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो ऑप्शन ए है बल, ऑप्शन बी है दाब, ऑप्शन सी है वेग, ऑप्शन डी है त्वरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दाब। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं, जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण और संवेग आदि। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है, उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, आयतन है, दाब है, चाल, दूरी, इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है इसको ज्ञात करने के लिए, इसलिए इसे अदिश राशि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो ऑप्शन ए है गति, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है बल आघूर्ण, ऑप्शन डी है विस्थापन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गति। गति सदिश राशि नहीं है। गति क्या है? तो गति अदिश राशि है। और ये तीनों वेग, विस्थापन, बल आघूर्ण, ये सारे सदिश राशि हैं। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, कि यदि धरती पर घूमने की गति को बढ़ा दिया जाए, मतलब घूमने की उसकी गति यानी कि घूर्णन कहते हैं उसको, तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? उस वस्तु का मतलब भार क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसका वजन घट जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, किसी परिक्रमण करने वाले निकाय पर भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल को कार्य करता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में कमी दर्ज की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए दिया है प्रतिबल, ऑप्शन बी है बल, ऑप्शन सी है विकृति, ऑप्शन डी है दाब। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर ऑप्शन सी दिया है। तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तरीके से एक बोल्ट व्यक्त किया जाता है?
तो 1 जूल प्रति कूलाम, 1 कूलाम प्रति जूल या 1 जूल कूलाम, या डी है 1 जूल कूलाम प्रति सेकेंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 जूल प्रति कूलाम। एक वोल्ट को 1 कूलाम के विद्युत आवेश के प्रति जूल की ऊर्जा खपत के रूप में परिभाषित किया जाता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1 जूल प्रति कूलाम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 गुना होता है, इसलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार का 1/6 होता है। तो भार बराबर 1/6 और पृथ्वी का भार, तो पृथ्वी का सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, तो इसलिए 1/6 गुणे 100 किया है। तो इसका आंसर 100 में 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा? तो 16.67 न्यूटन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें सही कथन चुनना है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए है लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम है। ऑप्शन बी दिया है लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। ऑप्शन सी है बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। ऑप्शन डी है बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल प्रकाश तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और आवृत्ति इसकी क्या होती है? तो न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का क्या कारण है? ऑप्शन ए दिया है कि प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन बी दिया है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का ध्रुवीकरण, ऑप्शन डी है प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रकाश का व्यतिकरण, जिससे पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है। दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश किरणों के व्यतिकरण के कारण अनेक रंगों की सुंदर दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। ऑप्शन ए है प्रोटॉन, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है न्यूक्लियस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी न्यूक्लियस। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित रूप से न्यूक्लियन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेशित मूल कण होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिसके कारण नाभिक धनावेशित होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻27 kg होता है। इसकी खोज क्रमशः ई गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वापर्तन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, ऊर्ध्वापर्तन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है। तो ऑप्शन ए है क्वथनांक, ऑप्शन बी है गलनांक, ऑप्शन सी है हिमांक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी त्रिक बिंदु। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव गैसीय अवस्था एक साथ रहती है त्रिक बिंदु कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, 611.657 पास्कल वायु दाब पर 273.16 केल्विन 0.01 डिग्री सेल्सियस जल का त्रिक बिंदु है।
जिस पर द्रव, जल, ठोस, बर्फ और जलवाष्प एक साथ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कास्मिक किरणें हैं। ऑप्शन ए आवेशित कण है, ऑप्शन बी अनावेशित कण है, ऑप्शन सी आवेशित और अनावेशित दोनों कण है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आवेशित कण है। कास्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? ऑप्शन ए ग्लोबल, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है जनरेशन, ऑप्शन डी है गूगल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जनरेशन का प्रयोग किया गया है जी शब्द के लिए। 2G दूसरी पीढ़ी का बेतार संचार प्रौद्योगिकी है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी जनरेशन पीढ़ी के लिए उपयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रडार का आविष्कारक कौन है? तो रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वाट ने 1935 में पहला प्रायोगिक रडार का व्यवस्था किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया था। तो रडार का उपयोग व्यवस्था किसने किया था? तो जेम्स वाटसन ने 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गॉड पार्टिकल क्या है? तो हिग्स बोसान है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, हिग्स बोसान एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना 1964 ईस्वी में किया गया था। इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 ईस्वी को किया गया था। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया के द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल कहते हैं। हिग्स बोसान कण खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स और बेल्जियम के डब्ल्यू एगल्टर 2013 के भौतिक विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। तो देखिएगा, हिग्स बोसान कण की खोज करने वाले वैज्ञानिक की जोड़ी यानी दो लोग ने खोज किया था। तो ब्रिटेन के कौन से थे? तो पीटर डब्ल्यू हिग्स से थे। और बेल्जियम के कौन थे? तो डब्ल्यू एगलर्ट थे, जो 2013 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कैसे प्राप्त हुआ, मतलब तो किस सन में प्राप्त हुआ था? तो 1930 ईस्वी में प्राप्त हुआ था सीवी रमन को। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन हैं। उन्होंने 1930 ईस्वी में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और अन्य लोगों का देखिएगा, भारत से संबंध नोबेल पुरस्कार किस सन में किसने प्राप्त किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में, और सीवी रमन तो भौतिक के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में। हरगोविंद खुराना तो चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 ईस्वी में। चंद्रशेखर तो इनको कब मिला था? भौतिकी के क्षेत्र में 1983 ईस्वी में। और मदर टेरेसा को शांति के लिए किस सन में पुरस्कार दिया गया था? तो 1979 ईस्वी में। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए किस सन में पुरस्कार दिया गया था? तो 1998 ईस्वी में। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए 2014 में पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन को किस सन में पुरस्कार दिया गया था? तो बी रामकृष्ण को रसायन के क्षेत्र में 2009 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। और अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के जो थे उनको कब मिला था? तो 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखिएगा कौन सा है, ये है पहला रविन्द्रनाथ टैगोर का कि साहित्य के लिए 1913 ईस्वी में बार बार पूछता है। और ये सीवी रमन 1930 में, हरगोविंद खुराना चिकित्सा के लिए, और मदर टेरेसा शांति के लिए 1979 ईस्वी में। ये चार ठोक कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
1 माइक्रान बराबर होता है। तो 1 माइक्रान बराबर क्या होता है? तो 1/1000 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो इसका आंसर होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका देखिएगा फार्मूला से इसको निकालते हैं। ये फ़ारेनहाइट है, 9/5 डिग्री सेल्सियस और प्लस 32। तो जहाँ C किसके लिए दे तो सेंटीग्रेड तापमान के लिए, और F किस लिए तो फ़ारेनहाइट तापक्रम के लिए। तो अगर फ़ारेनहाइट का निकालना है तो इसकी जगह पे 9.5 इंटू डिग्री सेल्सियस कितना दिया है? 40 और प्लस 32। तो 72 प्लस 32 कितना होगा? 104 डिग्री सेल्सियस, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है रंगीन पदार्थों की पहचान हेतु, ऑप्शन बी है पदार्थों की संरचना के निर्माण में, ऑप्शन सी है रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन में, ऑप्शन डी एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। तो विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग विभिन्न पदार्थों को अलग करने में किया जाता है, और इसका उपयोग मुख्यतः विटामिन प्रोटीन के पृथक्करण में किया जाता है। क्रोमेटिन तकनीक का उपयोग पदार्थ के उनके रंग के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर 1 से अधिक होगा। जिसमें नहीं दिया है तो इसको ये कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गैलीलियो ने किया था। इसका एक्सप्लेनेशन है कि गैलीलियो ने सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था। इसके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गति कहते हैं। तत्पश्चात न्यूटन ने पिंडों और वस्तु की गति का वर्णन करने के लिए गति के नियम प्रतिपादित किए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा,